गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे थे क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 9 आप तक को पढ़ाया जा चुका है, जिसमें कि आपके पार्ट बी यानी आधुनिक परमाणु मॉडल और अफवाह नियम पढ़ाया जा चुका है। आज के इस पार्ट में, पार्ट 10 में आज आपको पढ़ाया जाएगा आगे का टॉपिक, जिसमें हमारे सामने जो रखा हुआ है वो टॉपिक है हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। ठीक है ना, हुंड का अधिकतम बहुलता का नियम। तो देखिए इस नियम के अनुसार क्या है, क्या लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार, ठीक है ना, आप लोग ध्यान से पढ़ते जाइएगा बिना किसी झिझक के, और आपको अच्छे से अच्छे वीडियो, अच्छे से अच्छे लैंग्वेज पढ़ाने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। आप बड़े आराम से अपने घर में बैठकर नोट्स बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आइए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक कि इस नियम के अनुसार ठीक है ना, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे और जब नोट्स बनाएंगे तो ब्लैक पेन का यूज करेंगे। ठीक है ना, जो डेफिनेशन होगी नियम की उसे हम ब्लैक पेन से यूज करेंगे। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या नियम दिया था कि किसी कोश के कक्षकों में, किसी कोश के कक्षकों में, ठीक है ना, इन्होंने क्या नियम दिया, किसी कोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होती जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ये फुल स्टॉप। ठीक है ना, क्या नियम दिया कि किसी कोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे, अर्थात जोड़ा नहीं बनाएंगे, पेयर नहीं बनाएंगे, जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना पूरा हो जाए, तब तक ये इलेक्ट्रॉन जोड़ा नहीं बनाते। ठीक है ना, ये तो हो गया आपका नियम। आगे लिख सकते हैं ब्लू पेन से, अर्थात, या अगली लाइन से लिख सकते हैं, अर्थात क्या हो सकता है, क्या लिख सकते हैं कि अर्थात पहले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाते हैं, और फिर इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं। युग्मित मतलब जोड़ा बनाने लगते हैं, युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशाओं में होते हैं। क्या दिया कि किसी कोश के कक्षकों में इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होंगे जब तक कि प्रत्येक कक्षक में एक एक इलेक्ट्रॉन ना भर जाए, अर्थात पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करता है, और जब सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन भर जाएगा तब इलेक्ट्रॉन युग्मित होने लगते हैं, अर्थात अपना जोड़ा बनाने लगते हैं। युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशाओं में होते हैं।
ठीक है ना, अर्थात एक क्लॉकवाइज होगा और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। फॉर एग्जांपल देखिएगा, एग्जांपल देखिए जैसे 3d8 इलेक्ट्रॉनों का 3d8 इलेक्ट्रॉनों का वितरण, ठीक है ना। पीछे हम आपको पढ़ा चुके हैं कि डी उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं, 5। कितने कक्षक बनते हैं, 5। डी उपकोष में 5 कक्षक बनते हैं, तो ये उपकोष हो गया 3d, है ना। और आपके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8। कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8। तो देखिएगा, एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर 2 भरेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5। अब देखिए एक ये भी है, हम इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भरेंगे, 6, 7, 8, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन भरने का तरीका हमारा गलत होगा। क्या होगा, गलत होगा। नियम क्या है कि पहले इलेक्ट्रॉन एक एक करके प्रवेश करेगा। जब सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सारे कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुका है ना। और जब एक एक इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर चुका है तो क्या करेंगे कि इलेक्ट्रॉन के युग्म के जब बचे कितने, 8 हैं और आपने भर दिए 5, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, 7 और 8। 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन भर देंगे। इस तरह से आपने देखा कि जब एक एक भर गया तब इलेक्ट्रॉनों ने युग्मित हुए और जोड़ा बनाया। युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों का चक्रण जो है वो विपरीत दिशाओं में है, एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। एक क्लॉकवाइज है और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज है। ये होता है हुंड का नियम, ठीक है ना। तो ये थी इसकी परिभाषा। अगर आप एग्जाम में ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाली चीज लिख देंगे तो भी आपका एग्जाम पास हो जाएगा, ठीक है ना। अथवा इसको हम दूसरी प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। दूसरी परिभाषा क्या होगी कि ये है दूसरी परिभाषा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, जहां तक संभव हो कक्षकों में अयुग्मित, जहां तक संभव हो कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। क्या हुई परिभाषा की, जहां तक संभव हो कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अधिकतम होती है, अर्थात जोड़ा बनाने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम होती है। आए बात समझ में कि नहीं। जहां तक संभव हो कक्षकों में अयुग्मित, यानी अर्थात यही होगा कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरेगा, फिर उसके बाद जब जरूरत पड़ेगी तो इलेक्ट्रॉन पेयर बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे, युग्म बनाएंगे, और युग्म के दोनों इलेक्ट्रॉनों के चक्रण विपरीत दिशाओं में होते हैं, ठीक है ना। तो ये राउंड का नियम आप लोग लिख लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और आगे चलते हैं अब हम तो आगे क्वेश्चन बनता है, निम्नलिखित तत्वों के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार कीजिए।
तथा अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बताइए। ठीक है ना, ये था आपका क्वेश्चन कि निम्नलिखित तत्वों के अंतिम इलेक्ट्रॉन के या अंतिम उपकोष के इलेक्ट्रॉनों का वितरण हुंड के नियमानुसार कीजिए, और ये भी आपको बताना है कि उस उपकोष में कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों हैं। ठीक है ना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बताना। तो इसमें आपका पहला क्वेश्चन है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 8 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 एंड 2p4। ठीक है ना, 1s2 2s2 एंड 2p। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन से होंगे? ये होंगे। आपको पता है p उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। ये हमारा बना 2p उपकोष। आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो 1 2 3 एंड 4 इस तरह से भरेंगे। ठीक है ना, पहले एक एक कक्षक में भरेंगे, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बनाएंगे। अब हम यहां पर लिखेंगे अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित मतलब जिसका जोड़ा ना बना हो। अयुग्मित अयुग्म, जिसका जोड़ा ना बना हो। तो यहां पर देखेंगे कि इस वाले कक्षक का जोड़ा बन चुका है। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी 2। ठीक है ना। दूसरा एग्जांपल देखिएगा कि नंबर 2 पर यहां पर दे रहे हैं फास्फोरस। इसका परमाणु क्रमांक 15 होता है। कितना होता है? 15 होता है। विन्यास करेंगे क्या? 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p3। ठीक है ना, अंतिम उपकोष ये हो गया। आपको पता है p उपकोष में कितने कक्षक बनते हैं? 3। अब इलेक्ट्रॉन आपके पास कितने हैं? ये रहे इलेक्ट्रॉन 3, 1 2 एंड 3, है ना। इस तरह से भरेंगे। तो अगला प्रश्न हो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे? 3 के तीनों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई 3। ठीक है। अगला एग्जांपल आपका है Mn। नंबर 3 पर है Mn। अब Mn का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 25 होता है। ठीक है ना, 25 होता है। विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d5। ठीक है ना, तो अंतिम उपकोष क्या है? 3d है। अब आपको पता है कि d में 5 कक्षक बनते हैं। कितने बनते हैं? 5, 3d। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन भी 5 है, तो 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखेंगे कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? सॉरी, 1 2 3 4 5। 5 के पांचों इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना। ठीक है ना। नंबर 4 पर चलते हैं। चौथा एग्जांपल है निकेल। निकेल 28 होता है। विन्यास करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d8। ये यहां से ऊपर का है। आपको पता है d में कितने कक्षक बनते हैं? 5, 1 2 3 4 5। ये 3d हो गया। अंतिम ये है d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 8। तो भरेंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है ना, तो d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 8। अब आप लिखिएगा अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बराबर, तो आप देखेंगे कि 3 कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जोड़ों में भर चुके हैं। केवल 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनका जोड़ा नहीं बना, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर 2 हो जाएगा। ठीक है ना, आरासन में। तो ये थे आपके हुंड के नियम के एग्जाम्पल। अब आगे चलते हैं
तो इसको हम साफ कर देते हैं और अगला टॉपिक देखते हैं क्या है। तो अगला टॉपिक है आपका पाउली अपवर्जन नियम। पाउली अपवर्जन नियम, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा, पाउली अपवर्जन नियम में लिख सकते हैं यहां पर, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, कॉमा इनवर्टेड कॉमा, ब्लैक पेन से लिखेंगे, क्या हो जाएगा आपका, किसी परमाणु के, मिस्टर पाउली ने जो नियम दिया था उसका वर्णन करने जा रहा हूं और बड़े ध्यान से समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते, या लिख दें एक समान नहीं हो सकते। यदि किसी तरह n, l, m, यानी मुख्य क्वांटम संख्या, द्विगंशी क्वांटम संख्या और चुंबकीय क्वांटम संख्या के मान समान हो भी जाए, के मान समान हो भी जाए, तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है ना। क्या नियम दिया, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, कि किसी परमाणु के किन्हीं दो इलेक्ट्रॉनों की, किसी परमाणु के कोई भी दो इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं का मान एक समान नहीं हो सकता। यदि किसी तरह से NLM, NLM के मान समान हो भी जाएं, तो चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न भिन्न हो, ठीक है ना, एक समान नहीं हो सकते। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 2He4, क्या ले लिया, 2He4 ले लेते हैं एग्जाम्पल में, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो आपको पता है हीलियम का परमाणु क्रमांक 2 होता है। विन्यास करेंगे 1s2, है ना। तो इसके पहले इलेक्ट्रॉन के लिए निकालेंगे, पहले इलेक्ट्रॉन के लिए, और इधर निकालेंगे दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए। मुख्य क्वांटम संख्या को n से लिखते हैं, L, M और S, ये आपको 4 मान निकालने हैं। इसी तरह इसमें N, L, M और S, ठीक है ना। n माने मुख्य क्वांटम संख्या यानी कोषों की संख्या, ये वाली होती है, तो n बराबर 1, और पहला दूसरा इलेक्ट्रॉन दोनों s में ही है, 1s में, तो इसका भी 1 और इसका भी 1, ठीक है। जब अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है, मैंने आपको नोट में लिखा चुका हूं, 6-7 नोट एक साथ लिखाए थे पार्ट 9 में, उसमें देख लीजिएगा कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन s उपकोष में जाता है तो l का मान 0 होता है, और इसमें भी अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां पर है, s में है, तो 0 हो जाएगा। और नोट नंबर 7 में लिखाया था कि जब l का मान 0 होता है तो m भी 0 होता है, जब l का मान 0 होता है तो m का मान भी 0 होता है, ठीक है ना।
अब आगे चलते हैं एस के लिए। आपको पता है एस उपकोष में कितने कक्षक होते हैं? एक। इलेक्ट्रॉन तुम्हारे पास कितने हैं? 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एक ऐसे। अब पहला इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज है यानी ऊपर को तीर है, तो एस का मान +1/2 होगा, और ये वाले का इलेक्ट्रॉन का तीर नीचे को है तो -1/2 होगा। अब नियम क्या था हमारा कि किसी परमाणु के किन्हीं 2 इलेक्ट्रॉनों की चारों क्वांटम संख्याओं के मान समान नहीं हो सकते। 100 + 1/2, 100 - 1/2। यदि किसी तरह से, आगे लिखा है क्या, यदि किसी तरह से NLM 100 NLM 100 है ना, कि यदि किसी तरह NLM के मान समान हो भी जाएं तो S के मान यानी चक्रण क्वांटम संख्या के मान भिन्न भिन्न होंगे, +1/2 एंड -1/2। ठीक है ना, आगे होगा समझ में। अब चलते हैं हम आगे। तो हमारी थोड़ी सी हेडिंग में चेंजिंग होगी। पाउली अपवर्जन नियम के निष्कर्ष। ठीक है ना, पाउली अपवर्जन नियम के निष्कर्ष, यानी पाउली ने जो अपना नियम दिया था उस नियम के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या निष्कर्ष निकाला, उनकी बात करते हैं। तो नंबर 1 पर देखते हैं, इन्होंने पहला निष्कर्ष दिया कि किसी कोष या ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। किसी कोष या ऊर्जा स्तर में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। कितनी होती है बेटा? 2n² होती है। ठीक है ना। अब जैसे कि 2n² है ना, पहली कोष के लिए तो n माने 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर बराबर 2 हो जाएगा। अगर दूसरी कोष के लिए ज्ञात करना है तो 2 का स्क्वायर बराबर 8 आ जाएगा। तीसरी के लिए तो n का मान रखते जाएंगे और अब निकालते चले जाएंगे। ठीक है। नंबर 2 पर है आपका दूसरा निष्कर्ष। इनका क्या था? किसी कोष में उपकोषों की संख्या, किसी कोष में उपकोषों की संख्या, ठीक है ना, किसी कोष में उपकोषों की संख्या मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। मुख्य क्वांटम संख्या के बराबर होती है। यानी किसी कोष की अगर मुख्य क्वांटम संख्या 3 है तो उसमें उपकोषों की संख्या कितनी होगी? वो भी 3 हो जाएगी। यानी मुख्य क्वांटम संख्या का मान जो आएगा, n का मान जो आएगा, वो ही बताएगा कि उस कोष में कितने उपकोष हैं। थर्ड पॉइंट था नंबर 3 पर देखते हैं, इन्होंने क्या दिया कि किसी उपकोष में n² कक्षक होते हैं। किसी उपकोष में n² कक्षक होते हैं। अगर दूसरे उपकोष की बात करें, ठीक है ना, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तीसरे की बात करें तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो किसी उपकोष में n² कक्षक होते हैं। नंबर 4 पर उन्होंने क्या बताया? चौथा निष्कर्ष उनका क्या था? तो देखते हैं चौथा निष्कर्ष। एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक ही कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसा कि अभी आप सभी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों का वितरण भर रहे थे, है ना, कि एक में ऊपर का तीर और एक में नीचे का तीर। तो इन्होंने बताया कि एक कक्षक में विपरीत चक्रण के 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकते किसी भी हालत में। आ गया समझ में? तो ये था पाउली अपवर्जन नियम के निष्कर्ष।
तो आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला टॉपिक जो होगा वो क्वांटम संख्याओं से रिलेटेड होगा और अगले टॉपिक में आपको क्वांटम संख्याएं सिखाई जाएंगी अगले वीडियो में, ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिएगा और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपके पास सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बड़ी आसानी से पहुंच सके और आप अपनी पढ़ाई को इस कोरोना काल में कंटिन्यू जारी रख सकते हैं। ओके, नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।